आज की क्लास में हम सी पार्ट कवर करेंगे, प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। देखो, जो लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाला क्वेश्चन करा था ना, वो फिर भी 5 नंबर में आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन पक्का 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 110% 5.5 नंबर में आएगा, क्योंकि और कोई कंटेंट नहीं बचता है। ये वाला और एक आगे एक प्रोसीजर है, यही दो क्वेश्चन मेनली 5.5 नंबर के लिए बनते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप सेक्शन 3, 4, 5 विद इवन केस लॉस भी लिख दो तो भी आपके लिए 4 से 5 शीटें बनेंगी। तो अगर आपको कंटेंट बढ़ाना है तो जो हमने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट किया था, आप वो लिख सकते हो। वो मतलब आप कहीं भी लिख सकते हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर ऐसे कंटेंट बढ़ाना है तो वो चिपका दो। ठीक है, अब सेक्शन 3 से शुरू करते हैं। सेक्शन 3 क्या कहता है कि भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है मिनिमम वेजेस फिक्स करना, कि वो एक यार्डस्टिक फिक्स कर देंगी। यार्डस्टिक मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस फिक्स कर देगी कि हाँ भाई इतनी तो देनी ही है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है? जो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि भाई एमआरपीओ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। एमआरपीओ क्या था? मिल्स, रेलवेज, पोर्ट, ऑयल फील्ड। बिल्कुल सही। और बाकी सब के लिए, बाकी जितनी भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर्ड है, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट उसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में हमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंड आता है कि भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू द रेट्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑब्वियस बात है कि भाई 20 साल पहले जैसे 1 रुपये में राशन आता था घर का पूरा, अब 1 रुपये में एक टॉफ़ी भी नहीं आती ढंग से। ठीक है, मतलब आ जाती है सेंटर फ्रूट सेंटर फ्रेश, बट पॉइंट समझो है। तो मतलब टॉफ़ी से पेट थोड़ी भरता है। तो कहने का ये मतलब है कि भाई हर साल ऑलमोस्ट 2.5% के हिसाब से तुम्हारे इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जो रेट पहले 5 साल पहले जो चल रहा है वो वही कंटिन्यू करेंगे, तो फिर मिनिमम वेजेस जो पहले एक्सप्लॉइट होता था अभी भी काइंड ऑफ फिर एक्सप्लॉइट हुए ना। तो अपने एक्ट को अप टू डेट रखना है, अपनी ये जो मिनिमम वेजेस है इनको रिवाइज करना है, और उस रिवीजन का एक टाइम पीरियड दे दे कि भाई 5 साल का पीरियड ख़त्म होने से पहले पहले तुम इसको रिवाइज करोगे, रेट को नए रेट लेके आओगे। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है ना सेक्शन 3(1)(a), जो मैंने अभी सेकंड पॉइंट पढ़ा है, ये जो 5 साल के टाइम पीरियड वाला कि भाई 5 साल में रेट्स रिवाइज करना है, उस पॉइंट का ये एक्सेप्शन है। ये कहता है कि अगर कोई ऐसी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है जिसमें एम्प्लॉय काउंट 1000 से कम है, तो उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ऐसा कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मान लो जैसे रेलवे है, वैसे रेलवे तो बहुत ही गलत एग्जाम्पल है, बट लेट्स अज्यूम, ठीक है, कि रेलवे है और उसमें मतलब 1000 से भी कम एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो उस केस में एक एक्सेप्शन मिली हुई है, जो ऊपर वाला रूल है सेकंड में पॉइंट में जो हमने पढ़ा है, उस केस में गवर्नमेंट को एक एक्सेप्शन है कि भाई वो जो 5 साल के पीरियड में उन्हें जो रेट रिवाइज करनी है, वो उन्हें ऐसे तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है, ये सेक्शन 3(2) की बात करता है। वो क्या कहता है कि भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो वेजेस फिक्स करेगी वो किस बेसिस पे करेगी। देखो, ए पार्ट आता है कि भाई मिनिमम पीस रेट। यहाँ पे मैं एक बिल्कुल जिस दे रही हूँ, सेक्शन 13 में पूरा यही है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पूरा इससे डिटेल में। यहाँ एक बार सेक्शन 3 समझने के लिए मैं थोड़ा एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ। मिनिमम पीस रेट समझते क्या है? मिनिमम पीस रेट भाई नाम से समझ में आ रहा है कि इतने कम से कम पीसेस बनाओ तो इतना पैसा मिलेगा। साफ बात कि भाई जो एम्प्लॉयर है, मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि बीड़ी के पत्ते दे दिए, जो मतलब उसमें माल भरना वो दे दिया कि भाई इतने जैसे 1000 रोल बना दे तो 100 रुपये ले जा। ठीक है, या जो भी मतलब उनका रेट होता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे उन्होंने रेट फिक्स किया हुआ है कि भाई कम से कम जैसे 100 डब्बे पैक कर दे, ठीक है, तेरे को 50 रुपये मिल जाएंगे। तो ये मिनिमम पीस रेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिनिमम टाइम रेट। जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल 8 घंटे काम कर ले और तेरे को 100 रुपये मिल जाएगा। मिनिमम टाइम रेट जैसे वो होता है जैसे 9 to 5 जॉब्स जिसे कहते हैं कि भाई 8 घंटे काम करो और इतना पैसा ले जाओ। और नेक्स्ट आता है ओवर टाइम रेट। ये वही है कि भाई जैसे मान लो अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर तुम्हें वेजेस अलॉट करे तो टाइम पीरियड भी अलॉट करेगी कि भाई मान लो कि 8 घंटे है, अगर किसी एम्प्लॉय ने 8 घंटे काम किया तो उसको एक नॉर्मल वर्किंग डे माना जाएगा। अगर वो 8 घंटे से ऊपर काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम माना जाएगा, यानी उसको ओवर टाइम के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ठीक है, मतलब नॉर्मल जो वर्किंग डे है उसके पैसे तो मिलेंगे, और ओवर टाइम उसने जितने भी 1 या 2 जितने भी घंटे फालतू काम किया है तो ओवर टाइम रेट उसको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गारंटीड टाइम रेट। ये थोड़ा मिनिमम पीस रेट और मिनिमम टाइम रेट से रिलेटेड है। देखो, गारंटीड टाइम रेट क्या होता है? जैसे मिनिमम टाइम रेट था तुम्हारा, उसमें कई बार तुमने खुद देखा होगा कि कई बार एम्प्लॉयज़ का ना
जैसे 9 to 5 की जॉब है, 3:30 बजे ही उनका या 3:30 या 4 बजे उनका काम ख़त्म हो जाता है। पर भाई क्योंकि बॉस बैठा है और अगर जल्दी काम से निकल गए वो मेरा हाफ डे लगा देगा, मेरे पैसे काट लेगा, इसीलिए उन्हें वो वेला बैठना पड़ता है। वो 1 से 1.5 घंटा कुछ नहीं कर रहे होते, मक्खी मार रहे होते हैं। पर क्योंकि भाई पैसे कटने का डर होता है इसलिए वो वेले वहाँ मक्खी मार रहे होते हैं। तो भाई वो जो 1 से 1.5 घंटा है वहाँ एक्चुअली में कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं है ना, प्रोडक्टिविटी तो ज़ीरो है। तो गारंटी टाइम रेट में क्या है कि भाई फालतू बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें आज की डेट में ये 100 डब्बे पैक करने हैं, बात ख़त्म। तुमने 2 घंटे में किया ठीक, तुमने 4 घंटे में किया ठीक, करा, घर जाओ, ठीक है। गारंटी टाइम रेट मतलब कि भाई जैसे 100 डब्बे तुम्हें दे दिए, पैक कर दिए, उसका पैसा ले लो, तुमने और करना है तो और पैसा ले लो, ठीक है। ये ऐसे फालतू में टाइम वेस्ट ना हो, समझे। अब 5th पॉइंट समझते हैं। वो कहता है कि भाई रेट्स वेरी कर सकते हैं मिनिमम वेजेस के लिए। फर्स्ट, वेरिंग क्लासेस ऑफ वर्क अंडर द सेम स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट, मतलब चाहे वो लोग सेम स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं लेकिन क्लासेस ऑफ वर्क अलग है। अब जैसे मान लो टूथपेस्ट के है, ठीक है, कोई टूथपेस्ट का प्रोडक्ट बना रहे कि इसमें ये केमिकल डलेगा वो डलेगा, ठीक है, कोई उसको डब्बों में पैक कर रहा है, कोई उन डब्बों को लोड अनलोड कर रहा है, ठीक है, कोई डब्बों को हिसाब बना रहा है कि हाँ इतना प्रॉफिट आया, इतने डब्बे गए, ठीक है। तो हर कोई अलग अलग काम कर रहा है, कोई स्किल्ड, कोई अनस्किल्ड, कोई क्लरिकल, कोई मैनुअल। तो उन सब के लिए अलग अलग रेट्स फिक्स है, चाहे वो एक ही फैक्ट्री में, एक ही वो टूथपेस्ट की इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि सबके काम अलग अलग है, इवन दो सेम ही इंडस्ट्री है, लेकिन सबके वेजेस भी अलग अलग होंगे, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट आ गया डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। भाई कोई फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ऑब्वियसली उन लोगों का मार्जिन ज़्यादा होगा। अब जैसे तुम्हारी केंडल जेनर, जीजी हडीड, बेला हडीड, भाई इतने मिलियंस में कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में ज़्यादा है। कोई भाई अब जैसे वकील वगैरह, पता ही है हालत, ठीक है। तो डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, वेरियस लोकेलिटीज़, मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें लोकेलिटीज़ वाला बताया था कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफर करती है ऑब्वियसली, कि भाई जैसे यूपी है वहाँ रेट कम है, बिहार है वहाँ रेट कम है, वर्सेस मुंबई देख लो वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई फाई है। तो लोकेलिटी से भी ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट आ गया अप्रेंटिसेस, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स एंड अडल्ट। अप्रेंटिसेस मतलब जो भी सीख रहा है काम, ठीक है, जैसे इंटर्न होता है ना वैसे अप्रेंटिस होता है। नेक्स्ट आ गया चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब जो 14 साल से कम है। एडोलेसेंट मतलब जो 14 साल से ऊपर है लेकिन 18 साल से कम है, अभी बीच के हैं वो लोग, ठीक है। और अडल्ट मतलब 18 साल से ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि मिनिमम रेट जो पीरियड होता है वो कैसे फिक्स किया जाएगा। मंथली हो सकता है कि मतलब भाई महीना ख़त्म और तू पैसे ले जा, ठीक है। पर डे भी हो सकता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहाँ पे यूजुअली पर डे होता है। जैसे कई बार कोई अपना दोस्त वोस्त उठा के ले आता है, आज काम किया कल कहीं और है, ठीक है, तो आज का काम किया और तू पैसे ले जा। कोई पर आवर, जैसे कुछ कुछ फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ घंटे के हिसाब से मिलता है, या फिर बाय सच अदर लार्जर वेज पीरियड, या मतलब कोई और भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि भाई 1 साल के लिए तू एम्प्लॉयड है, तो मतलब भाई उसको क्वार्टरली पेमेंट कर दो या फिर हाफ ईयरली पेमेंट कर दो, जैसे उसको सूटेबल लगे, ठीक है, दोनों पार्टीज़ को मतलब ठीक लगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया भाई सेक्शन 4। सेक्शन 4 कंपोनेंट बताता है कि ठीक है तो मिनिमम वेजेस फिक्स तो करोगे लेकिन उसके कंपोनेंट क्या होंगे, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, ठीक है। ये कहता है फर्स्ट आ गया कि भाई जो मिनिमम वेजेस है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये लाइन बड़ी ध्यान से समझना कि भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन ईदर फिक्स और रिवाइज द वेज रेट ऑफ द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। ये फिक्स तो ठीक, ये मतलब रिवाइज तो ठीक था, ये फिक्स कैसे आ गया। अब जैसे रिवाइज कैसे यूज़ होता है कि भाई पुराना एक रेट था लेकिन अब भाई इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से जो रेट बढ़े, ऑब्वियसली उन्हें रेट्स चेंज करने तो रिवाइज़ किया, मतलब पुराने रेट को रिवाइज करके नया रेट लाए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिक्स। अब फिक्स कैसे होता है, अब मैंने तुम्हें जब हम स्टार्टिंग में हमने करा था, जब मैंने नेचर एंड ऑब्जेक्टिव बताए थे इस एक्ट के, तब मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई थी कि भाई इस जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसमें अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो कोई न्यू एम्प्लॉयमेंट भी ऐड हो सकती है। तो अगर वो फ्रेशली वो एम्प्लॉयमेंट ऐड हुई है तो उसके पहले से तो रेट है ही नहीं, तो रिवाइज का तो ऑप्शन कट गया, तो उसमें तो फिक्स ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो कैन ईदर फिक्स
या रिवाइज द वेज रेट ऑफ द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। अब उसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे, या तो होगा देखो बेसिक वेज प्लस स्पेशल अलाउंस या डीएनएस अलाउंस। और ये जो तुम्हारी स्पेशल अलाउंस होती है ये तुम्हारे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से मतलब वेरी करती है, इन पे फ़र्क पड़ता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग वही सेम चीज़ मैंने जो स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कि भाई बेसिक वेजेस प्लस कैश वैल्यू ऑफ मटेरियल्स, मतलब जैसे तुम्हें बेसिक वेज तो देनी ही देनी है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कभी कभार कैश ना दे के फूड दे दिया, जैसे कई लोग करते हैं। गांव में अभी भी होता था, मतलब पहले होता था, अब का तो पता नहीं, कि भाई जो बेसिक वेज तो है ही है, पर जैसे कोई गाय का दूध निकाल रहा है, जैसे 2 बाल्टी दूध निकाल रहे तो भाई आधी बाल्टी तू घर ले जा। ठीक है, अनाज कट रहा है तो 1 बोरी तू ले जा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई अगर जो फूड क्लोथिंग जो ऐसे वो दे देते थे, तो फूड क्लोथिंग के बजाय बेसिक वेज प्लस कैश वैल्यू ऑफ मटेरियल्स, मतलब फूड क्लोथिंग ना दे के उसके बजाय उन मटेरियल्स की कैश वैल्यू दे दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कॉम्प्रिहेंसिव वेज रेट, मतलब अभी जो हमने ऊपर जितनी वेज रेट पढ़ी, जैसे वो बेसिक वेज हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, कैश वैल्यू ऑफ मटेरियल्स हो गया, ये सब को इंक्लूड कर लेगी कॉम्प्रिहेंसिव वेज रेट, मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल वेजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेन चीज़ सेक्शन 5 प्रोसीजर ऑफ फिक्सिंग एंड रिवीजन ऑफ वेजेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो एक चीज़ याद रखना कि भाई मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करने के अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट कमेटी मेथड और दूसरा नोटिफिकेशन मेथड। 5(1) में कमेटी है। अब देखो कमेटी सी पहले आता ना, ठीक है, और नोटिफिकेशन एन बाद में आता है ABCD के हिसाब से। तो 5(1) बी से पहले ए, तो ए पहले वाला उठाएगा, तो ए में कमेटी, बी में नोटिफिकेशन। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अच्छा, तो 5(1) में कमेटी मेथड है। अब कमेटी मेथड में क्या होता है कि भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कितनी भी चाहे उतनी कमेटीज़ और सब कमेटीज़ अपॉइंट कर सकते हैं जितनी उसको नेसेसरी लगे। क्यों करती है वो ऐसे अपॉइंट? टू होल्ड इंक्वायरी एंड एडवाइस, मतलब वो इंक्वायरी उठाएगी कि भाई कितना एम्प्लॉयज़ की डिमांड है। ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ लेकिन कुछ भी डिमांड करेंगे, अब हर कोई चाहेगा ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, लेकिन वो फिर एम्प्लॉयर्स को भी देखते हैं कि भाई उनकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है। ठीक है, अब एम्प्लॉयर्स भी चाहेंगे कि उन्हें कम से कम देना पड़े, तो दोनों का बैलेंस देख के पूरी इंक्वायरी बिठा के वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उसके बेसिस पे, उस रिपोर्ट के बेसिस पे वो एडवाइस करते हैं किसको? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, कि भाई रिवीजन एंड फिक्सेशन। रिवीजन फिक्सेशन हमने ऊपर मतलब समझ लिया कि भाई रिवीजन या फिक्सेशन एज द केस में भी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई कमेटी की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने एडवाइस सुन ली। ठीक है, और फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गैजेट में, जिसमें वो फिक्स कर रही होगी या रिवाइज कर रही होगी मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि भाई जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस होंगे वो किस डेट से फोर्स में आएंगे, मतलब उस नोटिस में ये होगा कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट की इतनी पुरानी वेजेस थी, इतनी अब नई वेजेस हैं, और इतनी इस पर्टिकुलर डेट से लागू है। ठीक है, तो ये जो डेट है ये शैल कम इनटू फोर्स से कब आएगी? सच डेट एज स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन में जैसे डेट दी है कि भाई इस डेट से लागू होना शुरू हो जाएगी। जस्ट इन केस नोटिफिकेशन में वो डेट नहीं मेंशन्ड है, तो जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसके एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स, जैसे मान लो नोटिफिकेशन 1 जनवरी को आया था। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल से अगर मान लो मतलब कोई पीरियड नहीं लिखा हुआ, तो 1 अप्रैल से उस नोटिफिकेशन में जो न्यू रेट्स लिखे हैं, तो 1 अप्रैल से वो न्यू रेट्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, ये सेक्शन 5 का ये चीज़ डन। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एडवर्ड मिल्स कंपनी वर्सेस अजमेर। इसमें एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई ये जो कमेटी है ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, मतलब कि गवर्नमेंट इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट्स रिकमेंडेशन। वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन देती है, गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन के ऊपर है। गवर्नमेंट चाहे तो उसकी जो वो रिकमेंडेशंस दे रही है वो एक्सेप्ट कर सकती है, गवर्नमेंट ना चाहे तो नहीं कर सकती। इट्स नॉट अ मैंडेटरी, इट्स एन एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो कमेटी है,
जो मैंने ऊपर बताया कि भाई कमेटी या सब कमेटीज अपॉइंट होती हैं, इस कमेटी की कॉम्पोजिशन, इस कमेटी में होते कौन कौन लोग हैं। ए फर्स्ट कि भाई वो पर्सन जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट कर देंगी, और वो इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई होंगे। ठीक है, मतलब जैसे 2/3 होते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, 1/3 एम्प्लॉयर 1/3 एम्प्लॉई, और जो लास्ट 1/3 बचता है वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे। एम्प्लॉयर का मतलब हमें पता है, एम्प्लॉय का मतलब हमें पता है। व्हाट आर इंडिपेंडेंट मेंबर्स? इंडिपेंडेंट मेंबर्स जैसा कि नाम बता रहा है कि भाई एक पार्टी हो गई एम्प्लॉयर, एक पार्टी हो गई एम्प्लॉई। इंडिपेंडेंट मेंबर्स इन दोनों पार्टी से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट मेंबर दोनों ही नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट मेंबर ना तो एम्प्लॉयर होगा ना एम्प्लॉई। अब ऐसा क्यों होता है कि भाई सी पार्ट देखो, ये मैं बताती हूँ इंडिपेंडेंट मेंबर का रीज़न क्या है। सी पार्ट क्या कह रहा है कि वन ऑफ सच इंडिपेंडेंट मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कि किसी एक इंडिपेंडेंट मेंबर को चेयरमैन बना देते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयर होता तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर्स के फेवर में डिसीजन देता। ठीक है, और अगर वो इंडिपेंडेंट मेंबर ना होकर एम्प्लॉय होता तो वो एम्प्लॉय के फेवर में डिसीजन देता। ठीक है, तो एक बैलेंस ना बन पाता। इंडिपेंडेंट मेंबर होता है मतलब जो दोनों पार्टीज़ हैं, उन दोनों पार्टीज़ का इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयर को भी इंटरेस्ट है, एम्प्लॉय को भी इंटरेस्ट है, दोनों पार्टी से इंडिपेंडेंट होगा, यानी वो दोनों ही पार्टी नहीं होगा। समझ गए। नेक्स्ट 5(1)(b), इसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालती है ऑफिशियल गैजेट में, एक काइंड ऑफ लाइक कच्चा नोटिफिकेशन निकालती है। अब मैं इसे कच्चा क्यों कह रही हूँ, देखो जो हमने पिछला वाला करा था ना कमेटी मेथड, उसमें पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सारी कमेटी सब कमेटी से इंक्वायरी और वो एडवाइस वगैरह ले ली, उसके बाद उन्होंने एक फाइनल नोटिफिकेशन निकाल दिया। इसमें एक तरीके से एक कच्चा नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, क्योंकि भाई वो पब्लिश करती है इट्स प्रपोजल टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द पीपल अफेक्टेड बाय सच, मतलब कि वो एक प्रपोजल के तौर पर वो निकालती है कि भाई ये वाला एक न्यू वेज रेट है, ये हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो जो पीपल अफेक्ट है वो उस पर अपना प्रपोजल दे सकते हैं, यानी वो लोग उस पर अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, एंड स्पेसिफाई अ डेट नॉट लेस देन 2 मंथ्स। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखो स्टार्टिंग से समझो क्या कह रही है कि भाई वो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो नोटिफिकेशन निकाली कि भाई इस क्लास के लिए, इस पर्टिकुलर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की इस क्लास के लिए ये वेज रेट हम डिसाइड हुआ है। ठीक है, वो ये पब्लिश कर देगी फॉर पब्लिक कमेंट इन ऑफिशियल गैजेट। पब्लिक कमेंट यानी वो राय लेने के लिए कि हाँ भाई ये वाला वेज रेट हमें ठीक लग रहा है, इसमें ये कुछ एडिशन करो, कुछ सब्ट्रैक्शन करो, हमारी पॉकेट इतना अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है, इन सब के कमेंट लेने के लिए तो जब ये पब्लिश होता है उसके 2 मंथ के अंदर ही इस प्रपोज़ल को कंसिडर करना पड़ता है, मतलब कि जो कमेंट आए हैं उस पर 2 मंथ तक फिक्स करके न्यू वेज रेट देनी होती है, यानी कि वो 2 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड एक्सीड नहीं कर सकते। जो भी प्रपोजल, जो भी राय लोगों ने दी है उस पर इन्हें 2 महीने के अंदर अंदर ही इन्हें एक्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कि भाई न्यू नोटिफिकेशन शैल बी रिलीज। ठीक है, उसके बाद अब एक पक्का वाला नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है जिसमें कि न्यू वेज रेट होती है। ठीक है, कि मतलब जो उन्होंने लोगों से राय ली थी उस पर उन्होंने एक फिर फाइनल, पहले तो एक प्रपोजल निकालता कच्चा नोटिफिकेशन, फिर उन्होंने राय लेके अब जो अमेंडमेंट करके एक फिर जो फाइनल उसमें वेज रेट आती है, और उसमें उस नोटिफिकेशन में भाई डेट मेंशन होती है कि भाई इस पर्टिकुलर डेट से ये वाली क्लास की ये पुरानी वेज रेट थी, अब ये न्यू वेज रेट लागू है। ठीक है, जस्ट इन केस वेज रेट मतलब जो नोटिफिकेशन है उसमें डेट नहीं मेंशन है, तो वही वो कमेटी मेथड वाला रूल कि भाई आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि अगर वही सेम कि अगर 1 जनवरी को नोटिफिकेशन निकाले तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स यानी 1 अप्रैल को जनवरी फरवरी मार्च वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आई होप बहुत सिंपल था। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी के लिए बाय बाय।